हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। स्टूडेंट, लाइफ में आप इतनी मेहनत कर दो कि सक्सेस एक बार खुद सोचे कि काश मैं इसके पास होता, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वाले के पास ही सक्सेस होता है। तो अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप लाइफ में बहुत सक्सेस होंगे, ठीक है। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का 16 फरवरी से हिंदी का पेपर है, 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 16 फरवरी का हिंदी का पेपर है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तैयारी 16 फरवरी हिंदी का, ठीक है। आप क्लास 10 हिंदी में अंतिम मौका है, अब समय नहीं है, अब आपके पास समय नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों का 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का करा दूंगा। हिंदी का हर टॉपिक पढ़ाने वाला हूं आज के इस वीडियो में। ये आप लोगों का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आज के इस वीडियो को जितने भी बच्चे देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के हर एक टॉपिक बताने वाला हूं, ठीक है। आपके जितने भी टॉपिक हैं, आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस वीडियो में, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपके हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जीवन परिचय, निबंध, श्लोक, सब कुछ, गद्यांश, पद्यांश, सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोगों को ये बताएंगे कि आपको हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है, अगर 70 में 70 लाना है तो आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। बाद में मैं आप लोगों को सारे जीवन परिचय, निबंध एंड आप लोगों के गद्यांश, पद्यांश एंड आप लोगों के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़ना है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि आप 16 फरवरी को 95 मार्क्स छाप कर आओगे, ठीक है। पेपर में धुआं धुआं करके आओगे, हिंदी के पेपर में एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। देखो, हिंदी गद्य का जो बहुविकल्पीय प्रश्न होता है वो क्लास 10 हिंदी में 5 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का आपका गद्य का आएगा बच्चों। अब गद्य के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। आपके गद्य के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चिंतामणि किसकी रचना है, चिंतामणि किसकी रचना है, ठीक है। एंड ऐसे आपसे पूछा जाएगा ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना। इसी टाइप से आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी गद्य में आएगा, ठीक है। इसी टाइप से जैसे आप लोगों का कलम का सिपाही किस विधा की रचना है, ठीक है। इस टाइप से आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं किसमें? हिंदी गद्य में, ठीक है, हिंदी गद्य में, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बता दूं क्या आपको पढ़ना है। फिर आप लोगों को पढ़ना है हिंदी पद्य के बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। दूसरा नंबर हिंदी पद्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। हिंदी पद्य में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आपको पढ़ना है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा इसी वीडियो में, ठीक है। सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग ये 5 मार्क्स का आएगा बच्चों, 5 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स का आपका हिंदी पद्य का आएगा। आपका गद्य और पद्य का बहुविकल्पीय मिलाकर 5 + 5 = 10 मार्क्स हो जाता है। कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएंगे हिंदी गद्य और पद्य, ठीक है। अब आपके व्याकरण से भी आते हैं, व्याकरण से भी आपकी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐड कर दिया गया। जैसे पहले आप लोगों का रस छंद अलंकार क्या आता था? परिभाषा लिखो और उदाहरण लिखना रहता था, ठीक है, परिभाषा और उदाहरण। और अब की बार क्या कर दिया है? एक एक मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रस, इसको छंद कर लेना, अलंकार 1 नंबर का रस, 1 नंबर का छंद, 1 ही नंबर का अलंकार = 3 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कर दिया गया है रस छंद अलंकार, ठीक है। अभी आप लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं आगे, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप ऑब्जेक्टिव में 20 में 20 मार्क्स लाओगे और अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आप लोग 95 मार्क्स जरूर लाओगे, ठीक है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो रस छंद अलंकार जो है वो आप लोगों को पढ़ना है। रस छंद अलंकार में क्या है? इसमें ऑब्जेक्टिव आएगा 1-1 नंबर का। रस पहचानना समझ लीजिए, छंद अलंकार इन सबको पहचानना समझ लीजिए, तो फिर आप लोगों का ये 3 मार्क्स बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक भी नंबर नहीं छूटेगा। तो ये रस छंद अलंकार है। फिर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा, देखो अब आप लोगों का व्याकरण में उपसर्ग, उपसर्ग का 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। कितने मार्क्स का? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। प्रत्यय, प्रत्यय का भी 1 ही मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है। समास, समास आपके 2 ही हैं। देखो समास कौन कौन से हैं? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास, यही 2 समास है। इसी 2 समास को कंप्लीट कर लो, ठीक है। अभी आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट ही हो जाएगा इसी वीडियो में लास्ट में, ठीक है। और तत्सम एवं तद्भव, ठीक है, एंड शब्द रूप और धातु रूप, ठीक है, धातु रूप, इन सारी चीजों को मिलाकर आपके 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा।
20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव अभी आपका इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ये आपका 1 ही मार्क्स का आता है, प्रत्यय भी 1 मार्क्स का, समास विग्रह भी 1 ही मार्क्स का, और ये भी तत्सम तद्भव भी 1 मार्क्स का, शब्दरूप धातुरूप, ये सारे 1-1 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, जो कि अभी इसी वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं अभी आपको वीडियो के लास्ट में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आप लोगों को आगे देखो क्या पढ़ना है, देखो आगे समझो। अब आप लोगों को अभी आप लोगों का गद्यांश पद्यांश सारा कंप्लीट हो जाएगा। देखो महत्वपूर्ण गद्यांश, ठीक है, महत्वपूर्ण गद्यांश बोर्ड परीक्षा 2023 का जो आप लोगों का 16 फरवरी का पेपर है, 16 फरवरी का हिंदी का पेपर, ठीक है। उसके लिए महत्वपूर्ण गद्यांश के लिए चैप्टर सबसे पहले समझ लो, जो आपको चैप्टर तैयार करना है, मित्रता और ममता, ठीक है। मित्रता और ममता चैप्टर आप लोग फटाफट से तैयार कर लो। अगर आपको गद्यांश में 6 में 6 मार्क्स फिक्स करना है, एक भी नंबर नहीं कटवाना है, तो 6 में 6 मार्क्स अगर आपको लाना है गद्यांश का, तो आप लोग जल्दी से ये 2 चैप्टर पढ़ लो, मित्रता और ममता। मित्रता के लेखक कौन है बच्चों? रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ध्यान से समझ लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। और आप लोगों के जो ममता के हैं वो कौन है? वो है बच्चों जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ये 2 चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर आपको गद्यांश में 6 में 6 मार्क्स फिक्स करना है, ठीक है। गद्यांश का आपका 6 में 6 मार्क्स फिक्स हो जाएगा अगर आपने ये 2 चैप्टर पढ़ लिया, यानी कि मित्रता और ममता, ठीक है। ये दोनों लेखक आप तैयार कर लेना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता के, और ममता के जो लेखक हैं वो कौन है? वो है बच्चों जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। तो अगर आपने ये 2 चैप्टर पढ़ लिया, आपका गद्यांश बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा भी जो भी गद्यांश है मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा है गद्यांश, जो कि आपका 6 मार्क्स फिक्स कर देगा, 6 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो आगे अब हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट पद्यांश। तो आप लोगों के लिए पद्यांश का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बता देता हूं, जो आपको तैयार कर लेना है। पद्यांश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का, ठीक है। 6 मार्क्स का आपका पद्यांश आएगा। और अगर आपने ये जो चैप्टर बता रहा हूं इसको तैयार कर लिया, तो ये जो पद्यांश है ना, 6 में 6 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो पहला चैप्टर आपको तैयार करना है पद चैप्टर। पद चैप्टर जिसके रचयिता है सूरदास जी, सूरदास, ठीक है, सूरदास, ये तैयार कर लेना जल्दी से। धनुष भंग वन पथ पर, इस ये जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, जिसके रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया, गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास। भक्ति नीति और स्वदेश प्रेम, भक्ति नीति बिहारी लाल जी का है, ठीक है। स्वदेश प्रेम आप लोगों को पता होगा, नहीं पता हो तो वैसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ये 4 चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया, ठीक है, ये 4 चैप्टर अगर आप लोगों ने पद्यांश में तैयार कर लिया, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या का आपका 6 नंबर फिक्स है। 6 में 6 नंबर आप फिक्स कर लोगे अगर ये आपने 4 चैप्टर तैयार कर लिया। ये हमारा पद्यांश का है, अगर आप ये 4 चैप्टर तैयार कर लिए तो फिर आप लोगों का पद्यांश में आप लोगों का नंबर बिल्कुल फिक्स है। ये टॉपिक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर हिंदी में आपको 95 लाना है 100 में, तो फिर ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करना पड़ेगा। जितना मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप नंबर लाओगे, ठीक है। अगला देखो, अब आता है लेखक एवं कवि का जीवन परिचय। बच्चे, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर आप लेखक और कवि का जीवन परिचय भी साथ में बता दीजिए। तो अभी मैं आपको इसी में आपके लेखक और कवि का जीवन परिचय भी पढ़ा दूंगा इसी के बाद, ठीक है। पहले मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है। देखो सबसे पहले आपको तैयार करना है 5 जीवन परिचय, ठीक है। और आपके लेखक का जीवन परिचय 5 मार्क्स का आता है, कवि का भी 5 मार्क्स का, यानी कि 10 नंबर का आपका जीवन परिचय, यानी कि 5 + 5 = 10 मार्क्स। 10 मार्क्स बच्चों आपका फिक्स है। अगर आपने जो जो जीवन परिचय बता रहा हूं वो तैयार कर लो, और अभी मैं आपको जीवन परिचय साथ में पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। आप लोग चिंता मत करो, एक एक टॉपिक को समझेंगे। आप लोग मेहनत करो, हम आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के जाना, बोर्ड एग्जाम में धुआं करके आओगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी, ये हमारे दोनों कौन है? लेखक हैं। कौन है? लेखक हैं, ठीक है। ये दोनों लेखक हैं जो कि आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय तैयार करना है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आपको तैयार करना। अगर आपने ये जीवन परिचय तैयार कर लिया
तो 5 में 5 मार्क्स आपका फिक्स है। साथ में बच्चा रचनाएं भी तैयार कर लेना, रचनाएं को मत भूलना क्योंकि रचनाएं भी लिखना रहता है, ठीक है, रचनाएं मत भूलना। फिर आपको तैयार करना है कवि में सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। सूरदास, तुलसीदास, महादेवी वर्मा ये आपके कवि हैं। कौन है? कवि हैं। तो ये कवि का जीवन परिचय तैयार कर लेना। लेखक और कवि इन दोनों का जीवन परिचय आपको तैयार करना है, ठीक है। अगर आपने तैयार कर लिया तो फिर आप लोगों का जीवन परिचय बिल्कुल कंप्लीट है, इससे बाहर नहीं आएगा। और अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना कैसे है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में छोड़कर मत आना। मैं आपको साथ में जीवन परिचय पढ़ा भी देता हूं। आप लोगों को पढ़ाता हूं जीवन परिचय कवि और लेखक दोनों का, ठीक है। देखो पहला जीवन परिचय, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेखक में जीवन परिचय बच्चों जयशंकर प्रसाद जी का। और मैं यहाँ एकदम गारंटी देता हूं कि ये आएगा 100 to 100%, ये आएगा तो आएगा, इसको आने से कोई नहीं रोक सकता। और आज मैं गारंटी दे रहा हूं, बोर्ड एग्जाम देकर आओगे तो कहोगे सर सच में यही आया था, क्योंकि ये हर साल आता है। मैंने बहुत सारे गाइड, बहुत सारे मॉडल पेपर, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर सबको देखा है और ये जीवन परिचय हर साल आता है, ठीक है। तो कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, देखो आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छोटा सा संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी मिलेगी, एक तरफ अंडरलाइन करना, फिर आप लोग कॉपी की एक साइड में संक्षिप्त जीवन परिचय हेडिंग डाल देना, संक्षिप्त जीवन परिचय, ठीक है। ध्यान से समझ लो, थोड़ा सा मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूं। यहां आप लोग जन्म, कितने पॉइंट, जन्म लिखना है, ठीक है, जन्म कब हुआ, पिता का नाम लिख देना, ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय में, ठीक है, पिता का नाम लिख देना, माता का नाम पता है तो लिख देना, फिर जन्म स्थान जो है वो लिख देना, जन्म स्थान लिख देना, ठीक है। एंड आप लोगों को क्या लिखना है, फिर इनकी जो मृत्यु कब हुई, लास्ट में आप इनकी रचनाएं लिख देना। इतना संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये लिख देना। फिर आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है जीवन परिचय, हेडिंग डालना जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना, जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी में सुंघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। ये याद रखना, कभी कभी 1890 भी लिखा रहता है, तो डोंट वरी, आप चाहे 89 लिख कर आओ या 90 लिख कर आओ, दोनों सही है, ठीक है। जहां आप लोग याद रखना, वैसे ज्यादा सही 89 ही रहेगा, 1889 ईस्वी। इतना आपको तैयार हो गया कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में सुंघनी साहू नाम से प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। और एक बात याद रखना, सन को हमेशा ब्लैक से लिखना, अंडरलाइन, यानी कि आपको हाईलाइट कर देना है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। फिर आगे आप लोग देखो, अभी यहां देखो, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद। इनके माता का मुख्य, सॉरी, इनके परिवार का मुख्य व्यवसाय तंबाकू का था। किसका था? तंबाकू का था। इन्होंने इनके युवा अवस्था, ठीक है, इनकी युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया। इनके युवा अवस्था में ही इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया और इनके 4 वर्ष बाद उनकी माता की भी देहांत हो गया, देहासन हो गया, यानी कि स्वर्गवास हो गया। देखो, इनके पिता का स्वर्गवास हुआ तो उसके केवल 4 वर्ष के बाद ही इनके माता का भी स्वर्गवास हो गया, ठीक है। एंड फिर इसलिए प्रसाद जी की शिक्षा तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न जी ने किया। इसलिए जो प्रसाद जी की शिक्षा है, इसका पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया था, ठीक है। एंड प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा घर पर ही प्राप्त किया। मतलब घर पर ही इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त किया, स्वाध्ययन से ही, स्वयं से ही हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का। और अभी हमारा आगे और भी है, देखो यहाँ इनके बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। मतलब इनके माता पिता बड़े भाई शंभू रत्न की भी मृत्यु हो गई। तो फिर क्या हुआ कि इनके बड़े भाई के मृत्यु के कारण जो तंबाकू का व्यापार था वो ठप हो गया। इनके बड़े भाई की मृत्यु के कारण जो इनके तंबाकू का व्यापार था इनके परिवार का, वो ठप हो गया तथा इनका परिवार जो है वो ऋणग्रस्त हो गया और इनका परिवार जो है वो ऋण की बोझ से दब गया, ऋणग्रस्त हो गया। एंड ऋण चुकाने के लिए, मतलब ऋण को चुकाने के लिए इन्होंने पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी। मतलब इस ऋण को चुकाने के लिए इतना ज्यादा इनके ऊपर ऋण था कि इस ऋण को चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पूरी पैतृक संपत्ति बेच दी और प्रसाद जी को अनेक विषम परिस्थितियों या विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। काफी इनका कठिन वाला जीवन था, काफी विपत्तियों वाला जीवन था, ठीक है। एंड
प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए। अब प्रसाद जी भी क्षय रोग के शिकार हो गए तथा रंज के द्वारा इनका शरीर दुर्बल हो गया, तथा जो रंज के द्वारा इनका जो शरीर है ये दुर्बल हो गया और काशी में सन 1937 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। और प्रसाद जी का जो काशी में कब 1937 में, ठीक है 1937 में इनका स्वर्गवास हो गया। केवल 48 वर्ष की उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया था। तो ये पूरा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। देख लो भाई, बहुत ज्यादा नहीं है, अगर आपने अच्छे से तैयार किया तो फिर आपका ये जीवन परिचय खत्म है। रचनाएं देख लो इनका, रचनाएं ध्यान से। पहला काव्य, काव्य है इनका कामायनी, आंसू और झरना। काव्य क्या है? कामायनी, आंसू और झरना। उपन्यास जो है तितली और इरावती, इनका उपन्यास क्या है? तितली और इरावती। कहानी है इंद्रजाल, छाया और आंधी। जो कहानी है वो इंद्रजाल है, छाया है और आंधी है। नाटक है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त। नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त। तो ये इनकी रचनाएं जरूर कंप्लीट कर लेना, रचनाएं आप लोग जरूर कंप्लीट कर लेना, ये रचनाएं बोर्ड एग्जाम में आती भी हैं। आगे देखो, अब देखो हम लोग देखेंगे कवि का जीवन, देखेंगे जीवन परिचय तुलसीदास जी का। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है बच्चों। कवि में ये जीवन परिचय 100% आता ही आता है, हर साल ये जीवन परिचय आता है, हर साल। ठीक है, कवि में, ठीक है, कवि में जीवन परिचय तैयार कर लो, 5 मार्क्स आपका फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता आपको 5 में 5 मार्क्स लाने से। ठीक है, तो समझो जीवन परिचय हेडिंग डाल देना सबसे पहले बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है सन 1532 ईस्वी में, संवत 1589 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। जो बांदा जिला है, बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान जो है इनका जन्म कहां मानते हैं? इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा अभी हमारे और भी जीवन परिचय है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे आगे। और इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, एवं इनकी माता का नाम हुलसी था। ठीक है, इनकी माता, और इनका जो अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने का, इनका जन्म जो है अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। ठीक है, एंड होने के कारण क्या हुआ था? इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग दिया। इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यावस्था में ही त्याग दिया और इनको बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इनको जो है बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। ठीक है, एंड इनका जो है पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरिहर दास ने किया। ठीक है, प्रसिद्ध संत जो है नरिहर दास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान किया, और ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान किया। अभी हमारा और भी आगे इसका जीवन परिचय है। तुलसीदास जी है वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि में भी निपुण हो गए। ठीक है, इनका विवाह किससे हुआ? पंडित दीनबंधु की पाठक पुत्री जो है रत्नावली से हुआ। ठीक है, रत्नावली से इनका विवाह हुआ था और इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था। जो तुलसीदास जी हैं इनको अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी के डांट के कारण तुलसीदास जी को सांसारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। जो इनकी पत्नी ने इन्हें डांट फटकार दिया था तो इनकी जो सांसारिक मोह माया से ये विरक्त हो गए और श्री राम भक्ति जो है भाव जागृत हो उठा और 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई? 1623 ईस्वी के लगभग हुई। ठीक है, रचनाएं देख लो, दोहावली, कवितावली और रामचरितमानस, ये 3 इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं, दोहावली, कवितावली और रामचरितमानस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, ये हो गया दोनों आपका जीवन परिचय। ठीक है, आगे देखो, अब आपके बोर्ड एग्जाम में एक श्लोक आता है। ठीक है, श्लोक आएगा जो प्रश्न पत्र में ना हो, 2 नंबर का। ठीक है, श्लोक में आपको 2 बताता हूं। पहला, बंधनम मरणम वप जयो यप पराजय और उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लेना जो आप लोगों का श्लोक है। एंड दूसरा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागा भवेत्। तो ये आप लोगों को जीवन आपका श्लोक तैयार करना है, श्लोक जो कि आप लोगों का बिल्कुल पक्का है कि आप लोग ये श्लोक लिख कर आना। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में एक लिख कर आना, एक ही लिखना है। तो ये आप लोगों का श्लोक है जो आप लोगों को पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है और फिर मैं आप लोगों को अगला टॉपिक बताऊंगा। आप लोग देखो, हिंदी संस्कृत महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश, 5 मार्क्स का गद्यांश, 5 मार्क्स का पद्यांश। ठीक है, हिंदी संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पहले चैप्टर समझ लो कौन कौन सा चैप्टर है। वाराणसी चैप्टर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है वाराणसी चैप्टर। अगर आपने तैयार
कर लिया तो आप लोगों का कंप्लीट है। वीरा वीरण पूज्यते भारतीय संस्कृति, ठीक है, इसको आप लोग तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, ठीक है, ये आप लोग तैयार कर लेना। और एक आता है संस्कृत में उत्तर दीजिए, आपको कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और संस्कृत में उत्तर देना रहता है, ठीक है, वो भी इसी चैप्टर से ही आएगा, संस्कृत में उत्तर देना रहता है। जैसे वीरा केन पूज्यते, वीरा वीरण पूज्यते, चंद्रशेखरा का आसित, चंद्रशेखरा एक देशभक्ता आसित, ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। आगे देखो, महत्वपूर्ण निबंध 2023 16 फरवरी के पेपर के लिए, 16 फरवरी के पेपर के लिए महत्वपूर्ण निबंध पढ़ लो, जो मैं आपको बता रहा हूं ये पढ़ के जाना, ठीक है। पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको जरूर तैयार करके जाना है। दूसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ निबंध जरूर तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से तैयार कर लो, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आतंकवाद कारण तथा निवारण, जो आतंकवाद है उसका कारण भी लिखना है और निवारण भी लिखना है, ठीक है। भ्रष्टाचार एक समस्या, जो भ्रष्टाचार है एक समस्या, इस पर भी निबंध तैयार कर लो। और विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस पर भी निबंध तैयार कर लो। ये 5 निबंध अगर आपने तैयार कर लिया तो 9 नंबर का 9 मार्क्स का निबंध आता है बच्चों, 9 में 9 फिक्स करके आओगे, 9 नंबर आपका फिक्स है, इससे बाहर नहीं आएगा। ये 5 निबंध आप लोग फटाफट से तैयार कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से निबंध आएंगे, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय, निबंध, सारी चीजें, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है वो है खंड काव्य, ठीक है। खंड काव्य आप लोगों को तैयार कर लेना है, ठीक है। खंड काव्य आप लोगों के हर एक जिले का अलग अलग होता है, ठीक है। खंड काव्य जैसे देखो हर एक जिले का अलग अलग होता है, जैसे अगर मैं अपना बताऊं तो यहाँ ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, ठीक है। देखो हर एक जिले का अलग अलग है, जैसे मैं हूं गोंडा जिले से, ठीक है, गोंडा जिले में कौन सा खंड काव्य है बच्चों, ज्योति जवाहर खंड काव्य, ठीक है। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अपने स्कूल टीचर से आप लोग पूछ सकते हो, सर अपने इधर कौन सा खंड काव्य आता है, वो तुरंत बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को नहीं बताते तो आप लोग हमारे पास कमेंट करो, मैं आप लोगों का सभी का बताऊंगा, ठीक है, इतना आप लोग याद रखना। अब मैं आप लोगों को बताता हूं आपके हिंदी में जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न है महत्वपूर्ण, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जितना बहुविकल्पीय प्रश्न बता रहा हूं वो तैयार कर लो। अब हम लोग हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, सारे बहुविकल्पीय प्रश्न जो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर लेना है, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को हिंदी के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ा देता हूं, ये 20 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी फिक्स हो जाए, इससे बाहर नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन। तो चलो अब हम लोग देखते हैं हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न आप लोग देखो बच्चों, पहला प्रश्न ध्यान से समझो, लिखा हुआ है शुक्ल युग की कला अवधि है, शुक्ल युग की कला अवधि, ध्यान से समझना, ये लास्ट में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं। पहला है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, खा है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, गा है 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, गा है 1938 से 1947 ईस्वी तक। तो शुक्ल युग की कलावधि कब से कब तक है, तो शुक्ल युग की कलावधि 1919 से 1938 तक है। कब से है, 1919 से 1938 तक, गा वाला ऑप्शन सही है, 1919 से 1938 तक, ठीक है। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरा है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, उपन्यास जो है वो भूले बिसरे चित्र, इसके लेखक कौन है, प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, यशपाल या वृंदावन लाल, या आपको बताना है कि भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, भूले बिसरे चित्र, तो इसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा जी। कौन है, भगवती चरण वर्मा, खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है कि भगवती चरण वर्मा जी हैं इसके लेखक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 3, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 3, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, इनमें से कोई नहीं। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार बताना है, इतिहासकार का नाम, तो वो है बाबू गुलाब राय। कौन है, बाबू गुलाब राय जो है वो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आओ 4 नंबर, कलम का सिपाही के लेखक हैं, कलम का सिपाही के लेखक कौन है, ये सारे ऑब्जेक्टिव तैयार करके ही जाना अगर आपको हिंदी में 95 लाना है, ठीक है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है, कलम का सिपाही अमृत राय, गुलाब राय, मुंशी ईसा अल्लाह खां या वैद्यनाथ मिश्र। कलम का सिपाही के लेखक वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप तैयार कर लो, ठीक है। अमृत राय जी हैं। कौन है, अमृत राय, का वाला ऑप्शन सही है कि कलम का सिपाही के लेखक जो है वो अमृत राय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का वाला सही है। अगला क्वेश्चन आ जाओ,
त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी विधा, उपन्यास विधा, नाटक विधा, निबंध विधा। त्यागपत्र किस विधा की रचना है बच्चों? तो त्यागपत्र हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 समझ लो। लिखा हुआ है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवन परिचय में मैंने अभी बताया था। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी, जयशंकर प्रसाद, विष्णु प्रभाकर या मोहन राकेश? तो बच्चों इसका राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जो है वो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, चतुर्सेन शास्त्री। अर्धनारीश्वर के लेखक बच्चों, अर्धनारीश्वर तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है? विष्णु प्रभाकर। का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है कि विष्णु प्रभाकर हैं अर्धनारीश्वर के रचनाकार। अगला देखो यहां लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम बताना है। मोहन राकेश, प्रेमघन, बाबू गुलाबरा, रामधारी सिंह दिनकर। लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? लहरों के राजहंस तो इसके लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। लहरों के राजहंस मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूं कि अगर आपने सारा पढ़ लिया जितना बता रहा हूं तो भाई हिंदी का टॉपर बन जाओगे। धुआं धुआं कर दोगे 16 फरवरी के पेपर में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए किस विधा पर आधारित है? नाटक विधा, निबंध विधा, एकांकी विधा, कहानी विधा। तौलिए, तौलिए बच्चों तो वो हमारा है एकांकी विधा। कौन सी विधा है? एकांकी विधा। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, लिखा हुआ है कि निम्न में से नाटक विधा के लेखक हैं। नाटक विधा के लेखक कौन है? बद्री नारायण, प्रेमघन, श्रीनिवास दास, जैनेन्द्र कुमार, कृष्णा सोबती। नाटक विधा के लेखक बताना है। नाटक विधा तो वो है बच्चों बद्री नारायण प्रेमघन। कौन है? बद्री नारायण प्रेमघन जो है वो नाटक विधा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। कीर्ति कंकाल के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कीर्ति कंकाल के लेखक बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ यार। देखो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? ठूठा आम, ठेले पर हिमालय, दृष्टिकोण, नदी के द्वीप। भगवत शरण उपाध्याय इंपॉर्टेंट है भाई, आपके चैप्टर में भी है भगवत शरण उपाध्याय अजंता चैप्टर। ठूठा आम जो है वो भगवत शरण उपाध्याय द्वारा हमारा रचित निबंध है। ठीक है, ठूठा आम। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, रस मीमांसा के लेखक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, रस मीमांसा के लेखक हैं। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय या फिर भगवत शरण उपाध्याय या फिर जयप्रकाश भारती। तो बच्चों कौन है रस मीमांसा के लेखक? तो वो है बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें पूछ रहा है निम्न में से रीति काल की प्रमुख विशेषताएं या फिर प्रवृत्तियां कौन सी हैं? प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां, श्रृंगार रस की प्रधानता, काव्य में कला पक्ष की प्रधानता, विकल्प का खा दोनों या देश प्रेम की भावना। तो इसमें हमारा का और खा दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गा सही हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो समझ जाना कि का और खा दोनों है, या गा और घा रहे तो गा और घा। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता से ये काव्य में कला पक्ष की प्रधानता। अगला देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन अब आप लोग समझ लो। देखो रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशव दास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर हमारा आचार्य देव भिखारी दास। रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? आचार्य केशव दास। कौन है? आचार्य केशव दास। ठीक है, आचार्य केशव दास। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है केशव दास की रचना है। केशव दास की रचना है रामचंद्रिका, भक्तमाल, सुदामा चरित, प्रेम वाटिका। केशव दास जी की रचना बताना है। केशव दास की रचना कौन सी है? तो रामचंद्रिका है। कौन सी है? रामचंद्रिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा का वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ललित ललाम के रचयिता हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है ललित ललाम के रचयिता
रचयिता कौन है? ललित ललाम के रचयिता कौन है बच्चों? पद्माकर, मतीराम, भूषण बिहारी। 17 नंबर क्वेश्चन की ललित ललाम के रचयिता कौन है? हम है इसके रचयिता मतीराम है। कौन है? मतीराम, खा वाला सही है, ठीक है, मतीराम। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलता है? रीति ग्रंथ कितने रूपों में मिलते हैं? का ऑप्शन 3, 4, 2, 5। रीति ग्रंथ वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, हो सकता है कि आपको देखने को मिल जाए थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 2 रूपों में, कितने रूपों में? 2 रूपों में। रीति ग्रंथ 2 रूपों में मिलता है। अगला आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद, वत्सेन आज्ञेयी, या फिर गजानंद माधव मुक्तिबोध, या राम नरेश त्रिपाठी। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन आज्ञेयी। खा वाला ऑप्शन सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्सेन आज्ञेयी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1951 ईस्वी में, 1959 में, 1943 में, 1979 में। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट है, तो तैयार तो करना ही पड़ेगा। 1959 में प्रकाशित हुआ। कब? 1959 में। खा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। हरिमुख मनहु मयंक, मनहु जनहु ये सब आ जाए ना तो वो उत्प्रेक्षा वाचक शब्द होते हैं, अर्थात उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना हर एक क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन समझो 22 कि सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। सह उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनाना है। सहकर्मी, सुमति, असुविधा, या फिर हमारा कुसंगति। सह उपसर्ग लगाना है, तो सह से सहकर्मी, क्योंकि उपसर्ग का मतलब होता है आगे जुड़ना, आगे जुड़ना, ठीक है। एक बात याद रखना, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर याद रखना कि प्रत्यय पीछे जुड़ता है, वो उपसर्ग आगे जुड़ता है। कभी कभी बच्चे उल्टा कर देते हैं, बस गलत हो जाता है, ठीक है। तो आगे देखो बच्चों, यहाँ 23 नंबर तालाब। तालाब शब्द का तत्सम रूप है या तत्सम शब्द है। तालाब का तत्सम शब्द बताना है। समुद्र, झील, तड़ाग, महासागर। तालाब का बताना है तालाब, तो तालाब का होता है तड़ाग। क्या होता है? तड़ाग, ठीक है। पर्यायवाची नहीं बताना है, हमें तत्सम रूप बताना है, ठीक है। अगला आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ इत्यादि का संधि विच्छेद है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, अगर संधि विच्छेद आएगा तो यही सब आएगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है। इत धन आदि, इत धन आदि, इत धन यदि, इत धन यादि, तो इत धन आदि होता है, इत धन आदि, ठीक है। इत्यादि का संधि विच्छेद। 24 तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखो यहां। यदि धन अपि में संधि है, यदि धन अपि में संधि है, यद्यपि, 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 तो यद्यपि हो जाएगा। का वाला ऑप्शन सही है, ठीक है, यद्यपि। अगला क्वेश्चन आ जाओ बच्चों 26 नंबर, ध्यान से समझना। लिखा हुआ है 26 नंबर में, शोक आपका विकल रूही सब रानी, रूप शील बल तेज बखानी, और करही विलाप अनेक प्रकार, परही भूमि तल 12 ही रानी, ठीक है। उपयुक्त में आपको रस बताना है बच्चों, रस। इसमें देखो विलाप शब्द आ गया, अर्थात तो रोना, और रोना धोना आता है ना, तो इसमें हमारा शोक उत्पन्न होता है। तो शांत रस नहीं होगा, अद्भुत रस नहीं होगा, हास्य मतलब हंसना होता है, करुण मतलब होता है शोक, अर्थात शोक होना, शोक करुण रस होगा इसमें, ठीक है। रोना आ गया ना। अगला शताब्दी का संधि विच्छेद है, सॉरी शताब्दी का समास विग्रह बताना है। शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्षों का समूह, 100 वर्षों का समूह। का वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला पठंतु रूप है पठ धातु का। जो पठंतु है, पठंतु रूप है पठ धातु का, तो ये लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, या लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन है, या लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, या लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन है। तो ये हमारा है लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ये 28 ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया बच्चों, और भी ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव का सीरीज स्टार्ट होगा, जो कि बहुत जल्द पढ़ाया जाएगा मैराथन वीडियो में, ठीक है। तो आज का ये वीडियो था हमारा क्लास 10 हिंदी के लिए, और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना। इंस्टा आईडी है बच्चों सरवन 20,000, ठीक है, सरवन
20,000 फटाफट से फॉलो कर लेना, ठीक है, ताकि हम वहां आपको बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देते हैं कि आप लोग वहां से मोटिवेट हो सको, ठीक है। तो सभी लोग फॉलो कर लेना। तो आज का ये हमारा है क्लास 10 हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। आज का ये वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक भी कर देना, ठीक है, शेयर भी कर देना बच्चों, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इससे अच्छा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा। इस वीडियो में मैंने सारी चीजें बता दिया, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।